ठीक है, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, नोट्स अगर किसी ने पढ़े हो तो उसमें लास्ट में भी लिखा हुआ था। एस अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और एफ कोई फील्ड है, हमें लेने हैं सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम एस टू एफ। एस से लेकर एफ तक जितने फंक्शंस डिफाइन हो सकते हैं उनका एक सेट बनाया, और उस सेट का नाम क्या दिया? इस सेट का नाम दे देते हैं हम f such that f is defined from s to f, और इस सेट का नाम दिया गया है करली f, कुछ ऐसा करली सा f है, s कॉमा स्मॉल f, मतलब ये f डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम s टू f। तो ये एक वेक्टर स्पेस होगा, इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f। किसी ने ट्राई किया था? हाँ मैम। हम दोबारा भी ट्राई कर लेते हैं, इसका एक बार प्रूफ लिख के देख लेते हैं कैसा होगा। ठीक है, मैम ये तो होगा सॉल्व, मतलब ऑल प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा मैम। बहुत ट्रिवियली हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ऑल प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा। एक हल्का सा आइडिया ले लेते हैं सारी प्रॉपर्टीज का। एक मिनट। अच्छा, इस पे ऑपरेशंस किस तरीके से डिफाइन किए हैं? दो ऑपरेशंस होते हैं, दो ऑपरेशन हमें चाहिए होते हैं जब भी हमें वेक्टर स्पेस चेक करना है। एक तो वेक्टर एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर एडिशन कुछ इस तरीके से डिफाइन की गई है। वेक्टर एडिशन है, एक मिनट, कोई भी दो फंक्शन एफ और जी अगर हम उस सेट से लेंगे करली एफ से, तो वो कुछ इस टाइप के होंगे। उनके अंदर एडिशन इस तरीके से डिफाइन होगा, एफ ऑफ एस एफ प्लस जी ऑन एस। अब ये एस कहाँ से आ रहा है? कैपिटल एस से। ठीक है, एस कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है जिससे एलिमेंट आ रहा है। तो ये क्या बनेगा? इस तरीके से स्केलर वेक्टर एडिशन डिफाइंड है। दो फंक्शंस को अगर हमें ऐड करना है तो इस तरीके से करेंगे। दो किसी भी फंक्शन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो वो ऐसे डिफाइन किया गया है, सी एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू सी। अब ये सी बाहर आ जाएगा इनटू एफ ऑफ एस। ठीक है, अब हमें इस पे प्रॉपर्टीज चेक करनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखें तो वो है कम्यूटेटिविटी। ठीक है, अगर आप कोई भी दो फंक्शंस लेते हैं, फंक्शंस हम बहुत पढ़ चुके हैं अपने बीएससी सिलेबस में, फर्स्ट ईयर से पढ़ना शुरू कर देते हैं। कोई भी दो फंक्शंस लेते हैं तो उनका एडिशन कम्यूटेटिव होता है, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको कंप्लीटली लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, एफ प्लस जी ऑफ एस। इसको ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा? एफ एस प्लस जी एस। अब देखो, खास बात यहाँ पे ये है कि ये और ये दोनों क्या हैं? नंबर्स। और कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं ये? फील्ड से मैम। किसी एफ फील्ड से। से। कौन सी फील्ड? फील्ड यहाँ जो आपने दैट इज एफ। डिफाइन करा है ये। हाँ, जो भी यहाँ पे फील्ड है एफ, उससे बिलोंग कर रहे हैं। क्योंकि जब फंक्शन में कोई नंबर पुट किया जाता है, कोई वैल्यू पुट करते हैं एस, तो जो रिजल्ट मिलता है वो एक नंबर ही मिलता है ना। और वो नंबर कहाँ से बिलोंग करता है? कोडोमेन से। और कोडोमेन यहाँ पे क्या है? फील्ड एफ। ठीक है, तो ये नंबर्स क्या होंगे? किसी फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, और फील्ड के अंदर हमें पता ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। कौन सी? कम्यूटेटिविटी की। तो मैं एफ ऑफ एस प्लस जी ऑफ एस को कैसे लिख सकती हूँ? जी ऑफ एस प्लस एफ ऑफ एस, एंड विच इन टर्न बिकम्स जी प्लस एफ ऑफ एस। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया? दैट दिस एडिशन, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, इसी मैम तरह हम आगे क्लोजर प्रॉपर्टी पहले। क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई ना। क्लोजर प्रॉपर्टी तो इस हाँ एडिशन से मैम ही वो है। तो नहीं। हम्म। हाँ मैम। क्योंकि वेक्टर स्पेस हो में भी गए। यही चेक करनी होती है ना प्रॉपर्टीज, क्लोजर की चेक करने की जरूरत ही नहीं होती। हाँ जिस तरीके से एडिशन डिफाइन होती है हाँ यहीं मैम। से क्लोजर की बात हो जाती है।
तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है VS1 जिसको हम बोलते हैं। VS2 प्रॉपर्टीज भी सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं। आपको पता है जीरो फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसको हम बोल्ड ओ से डिनोट कर सकते हैं। जीरो फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट करता है। सेट ऑफ ऑल फंक्शंस लिए जा रहे हैं एस से एफ तक, तो एस से एफ तक एक ऐसा फंक्शन भी तो एग्जिस्ट करता है जो जीरो फंक्शन होगा। अब क्यों एग्जिस्ट करता है, क्यों डिफाइंड है ये? जीरो ऑफ एस इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस। क्यों डिफाइंड है ये? क्योंकि ये जीरो एलिमेंट आपकी कोडोमेन में आ रहा है, यानी जीरो बिलोंग्स टू एफ। जीरो फील्ड का एलिमेंट है, इसलिए ये बात ट्रू है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा सेट पड़ा होता जिसका एलिमेंट ना होता जीरो, फिर आप जीरो फंक्शन डिफाइन ना कर पाते। तो जीरो फंक्शन हम क्यों डिफाइन कर पाए हैं? क्योंकि आपकी कोडोमेन क्या है, एक फील्ड है और फील्ड के अंदर जीरो एलिमेंट पड़ा है। तो आपने सारे एस उठा के जीरो फंक्शन के थ्रू किस पे भेज दिए? एक जीरो नंबर पे भेज दिए। तो जीरो फंक्शन को किससे डिनोट कर रहे हैं? बोल्ड ओ से डिनोट कर रहे हैं, एस टू एफ। ठीक है। अब ये जीरो फंक्शन की खास बात ये होती है, चलो एसोसिएटिविटी रह गई, वो ये VS3 है, एसोसिएटिविटी को बाद में देख लेते हैं। पहले जीरो फंक्शन ही देख लो, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर। तो इस जीरो फंक्शन की खास बात क्या है? ये किसी भी फंक्शन में ऐड होगा। f प्लस जीरो ऑफ s इज इक्वल्स टू f ऑफ s प्लस जीरो ऑफ s। ठीक है। ये जीरो फंक्शन क्या है? सारी जीरो वैल्यूज देता है। तो f ऑफ s प्लस जीरो करेंगे किसी फंक्शन में, मतलब कोई नंबर है यहाँ पे f ऑफ s, कोई ना कोई नंबर है फील्ड का, ये कोई ना कोई जीरो नंबर है, मतलब जीरो है ये। तो ये इन टर्न आपको क्या देगा? f ऑफ s। ठीक है। तो किसी भी फंक्शन में आप जीरो फंक्शन ऐड कर रहे हैं और आपको इन टर्न क्या मिल रहा है? वापस वही फंक्शन मिल रहा है। तो हर एक चीज आप जब लिखते हैं तो उसको वेरीफाई करके देखिए, क्या ये फंक्शन डिफाइंड है? ये एक वेल डिफाइंड फंक्शन है, और क्यों है उसका रीजन हमने देख लिया। ठीक है। किसी को फिर भी कहीं डाउट लग रहा हो तो पूछ सकता है। VS2 प्रॉपर्टी क्या कहती है? VS2 प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, ये बात करती है एसोसिएटिविटी की। यानी हमें क्या प्रूव करना है? f प्लस जी, अगर तीन फंक्शंस हैं f g h बिलोंगिंग टू वेक्टर स्पेस, क्या है यहाँ पे ये वाला s कॉमा f तो f प्लस जी प्लस h आपको प्रूव करना है f प्लस जी प्लस h के बराबर। यही है एसोसिएटिव रिलेशन। बिल्कुल इजीली प्रूव कर सकते हैं। आपको कैसे ऑपरेट करना है? यहाँ पे कोई भी तीन फंक्शंस हैं f प्लस जी, बाहर s ले लो, ऑपरेट करो इन पे। f ऑफ s ये इस तरीके से हो जाएगा, f प्लस जी ऑफ s प्लस h ऑफ s। ठीक है। अब ये फंक्शन क्या बनेंगे खुल के? f ऑफ s प्लस g ऑफ s। ठीक है। ये ब्रैकेट में रहेगा अभी, प्लस h ऑफ s। अब फिर वही फील्ड वाली बात आ जाती है। एफ एस जी एस और एच एस तीनों फील्ड के एलिमेंट्स हैं, ये और ये। तो ये अपनी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे लिखे जाने में, क्योंकि ये फील्ड के एलिमेंट्स हैं और फील्ड के पास एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑलरेडी होती है। ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा बहुत एस को बाहर लेंगे और ये बन जाएगा एफ प्लस जी प्लस एच ऑफ एस। ठीक है। इसी तरह आप लोग बाकी प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हैं। बाकी प्रॉपर्टीज आप लोग ट्राई करेंगे। जैसे आगे यूनिटी वाली प्रॉपर्टी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस टाइप से होगा? एक्सक्यूज मी मैम, आपकी वॉइस कट रही है। सबको कट रही है? हाँ मैम, थोड़ा कट रही है मैम। विंडोज ने बड़ा परेशान कर रखा है मुझे परसों से। कोई मैम ये तो आपका नया लैपटॉप है ना? हाँ, ये लैपटॉप की प्रॉब्लम नहीं है। आरुष इज सेइंग क्लियर है, लैपटॉप प्रॉब्लम नहीं है, ये विंडोज की प्रॉब्लम है। कल से
वो माइक की प्रॉब्लम आ जा रही है। दीपांश और कोई बताया? अजीज का तो वैसे नेटवर्क ही खराब रहता है। क्लियर है मेरी वॉइस या सबको मैम प्रॉब्लम? अभी तो आ रही है। अभी सबको क्लियर है? मैम अभी तो ठीक है। अच्छा हाँ मैम। यस मैम। चलो कटे तो बताना, ठीक है देखते हैं। अच्छा किसी को डाउट आए तो अनम्यूट करके पूछ ले, क्योंकि अभी तो मैं करा रही हूँ आपको बोर्ड पे अपनी नोटबुक पे, तो आपके मैसेजेस तो मैं देखूंगी नहीं, तो कोई डाउट आता है अनम्यूट करके आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, आगे की प्रॉपर्टीज मैंने कहा यहाँ तक समझ में आ गया था सबको। हम एसोसिएटिविटी देख लिए थे, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी ऊपर देखी थी हमने इससे, जीरो फंक्शन वाली प्रॉपर्टी, और फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी वेक्टर एडिशन वाली। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? VS1 यानी वेक्टर एडिशन। क्या आप लोग आगे की प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखो ऐसे डिफाइन किया जा सकता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन्होंने डिफाइन करके दे रखा है। अब एक बात बताओ, एक प्रॉपर्टी होती है ना 1 into x is equal to x for all x belongs to वेक्टर स्पेस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें होल्ड करानी होती है, इसका नाम होता है VS5। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स रह गया, वो देखते हैं पहले। VS4 देखते हैं। एडिशन के रिस्पेक्ट में तो सारी देख ही लें ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अच्छा, आप जानते हैं अगर f आपके पास कोई फंक्शन है s से f तक, तो -f भी आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं s से f तक, नो इश्यू। वैसे भी इससे आप जो फंक्शंस का सेट ले रहे हैं, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस ले रहे हैं, इसके अंदर सारे फंक्शंस पड़े हैं, ऑल फंक्शंस। हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है कि इसके अंदर सारे फंक्शंस पड़े हैं। अब ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ये एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि जब आप इसके अंदर एलिमेंट्स लेंगे तो वो कुछ इस तरह के आएंगे, -f(s). ठीक है, f(s) अगर फील्ड में बिलोंग करता था तो -f(s) भी फील्ड का एलिमेंट होता है, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड्स। यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज जो प्रूव होंगी फील्ड की हेल्प से होंगी, तो फील्ड की प्रॉपर्टीज एक एक आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर स्पेस चेक करते टाइम आपको फील्ड का बहुत 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 ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे -f फंक्शन भी एग्जिस्ट कर जाएगा। तो कोई फंक्शन लेंगे जब हम f, उसमें जब हम ऐड करेंगे ये फंक्शन -f, ऑपरेट करेंगे किसी एलिमेंट पे, तो किस तरीके से ओपन होगा? f(s) प्लस -f(s). ठीक है, ये ओपन होके क्या हो जाएगा? f(s) प्लस -f(s) एंड विच इज अगेन अ जीरो फंक्शन। ठीक है, ये जीरो फंक्शन आएगा। दिस इज अ फंक्शन, नॉट एन नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारी प्रॉपर्टीज आगे की चेक कर सकते हैं। एक यूनिटी वाली प्रॉपर्टी है, वो भी किस तरीके से होगी? 1 into 1, यानी ये 1 कौन सा एलिमेंट होता है? फील्ड का एलिमेंट। फील्ड का एलिमेंट होता है। तो किसी भी फंक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into f(s) इज इक्वल्स टू 1 into f(s). ठीक है, तो क्या आ जाएगा इन टर्न? एक फंक्शन। अच्छा, 1 को एक कांस्टेंट फंक्शन भी तो माना जा सकता है, f(s) इज इक्वल्स टू 1, उस तरीके से भी सोचा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे 1 स्केलर की तरह काम कर रहा है तो हमें स्केलर ही सोचना है। ठीक है, तो 1 into एनी फंक्शन इज इक्वल्स टू दैट फंक्शन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं और डीप में थोड़ा प्रॉपर्टीज में जाते हैं कि वेक्टर स्पेस किस तरीके की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, पर उससे पहले करेंगे कैंसलेशन लॉ। यहां तक सबको क्लियर है? आगे की 2-3 प्रॉपर्टीज रह गई हैं, वो आप सब लोग प्रूव कर सकते हैं। ये तरीका होता है कि आप किसी स्पेस दे रखा है आपको, उसको मैम वॉइस कट रही है आपकी। फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम सबको? यस मैम। नो मैम, यस मैम। जस्ट वेट, 1-2 बार कट हो रहा है। 1 मिनट रुकना फिर।
अब बताओ। हाँ नहीं मैम, क्लियर है, अब तो मैं ठीक बोलना है मैम। स्टार्ट करती हूँ, बताना। छोटा मोटा सेंटेंस बोलने से समझ में नहीं आएगा ना। ठीक है, अब कटे तो बीच में बताना। मैम मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ हाँ आ रही है आपकी आवाज़। चलो ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हम देख लेते क्या थी, कि फील्ड का कोई एलिमेंट लें, फील्ड का एलिमेंट कौन सा लेना है, वन। वन बिलोंग्स टू फील्ड, दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ फील्ड। अगर फील्ड की यूनिटी को आप वेक्टर के किसी एलिमेंट से मतलब किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर स्पेस के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन टर्न आपको क्या मिलेगा, वापस वही वेक्टर मिलेगा। ठीक है, वन इंटू एफ इज इक्वल्स टू एक्स, जो प्रॉपर्टी हम करते हैं वन इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी। बिल्कुल बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब। प्रॉपर्टीज़ किसके लिए हैं, फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़, क्योंकि हम जानते हैं इसलिए हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ प्रूव कर पाए। ठीक है, और यहाँ पे फील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर फील्ड ना दे रखी होती तो ये प्रॉपर्टीज़ प्रूव करना पॉसिबल नहीं था। तो अगर मान लो यहाँ पे एफ डिफाइंड होता, जो एक क्वेश्चन था यहाँ पे एफ डिफाइंड है एस से एफ तक, और अगर ये एस जो एफ है ये फील्ड ना होती, अगर ये एफ फील्ड ना होती तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बन पाता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो कोडोमेन डिफाइन करनी है वो फील्ड होनी चाहिए। अब हम आगे प्रॉपर्टीज देखते हैं कुछ, बाकी दो तीन प्रॉपर्टीज इसकी बची हैं, आप लोग प्रूव कर लेना, कुछ डाउट आए तो मुझे बताना। ठीक है, अब देखते हैं कैंसिलेशन लॉ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में। कैंसिलेशन लॉ, इसी की मदद से आगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनी है। ये क्या कहता है, अगर x, y और z तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर स्पेस V के अंदर, सच दैट वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। क्या है वो प्रॉपर्टी, x प्लस जेड इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। देन यहाँ से क्या निकल के आता है, कैंसिलेशन लॉ कहता है कि x इज इक्वल टू वाई। इस लॉ को हम बहुत यूज़ करते आए हैं बचपन से। 2 + 3 इज इक्वल्स टू, हम किसी भी नंबर्स के लिए कर देते हैं ना कि x प्लस जेड इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, तो हम यहाँ से ऐसे कर देते हैं z से z गया, या फिर ऐसे कर देते हैं कि x प्लस जेड दोनों साइड पे माइनस जेड कर देते हैं ऐड, y प्लस जेड माइनस जेड, तो ये आपस में कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से x इक्वल टू वाई मिल जाता है। पर ये प्रॉपर्टीज़ हर एक स्पेस में हो ये ज़रूरी नहीं है। ये प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस होल्ड करता है, फील्ड होल्ड करती है। अब देखते हैं कि कैसे, इसका प्रूफ देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्यों होल्ड होती है। अब देखो लेट, यहाँ पे z v से बिलोंग कर रहा है वेक्टर स्पेस से। मैम इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसके लिए तो वो प्रॉपर्टी होल्ड करेगा मैम। हाँ एडिटिव इनवर्स होल्ड करता है इसलिए, हाँ एग्जिस्ट मैम। करता है इसलिए। हाँ तो कुछ उसी तरीके से इसका प्रूफ कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर z v का एलिमेंट है, v यानी वेक्टर स्पेस, तो कोई ना कोई स्मॉल v एग्जिस्ट करेगा v से, सच दैट, यानी उसका एडिटिव इनवर्स सच दैट z और v को ऐड करें तो हमें क्या मिले, ज़ीरो वेक्टर मिले। ठीक है, क्योंकि वेक्टर स्पेस की बात हो रही है तो z का कोई ना कोई एडिटिव इनवर्स मिलेगा, उस एडिटिव इनवर्स को क्या नाम दे दिया, v। ठीक है, x को आप क्या लिख सकते हैं, x एक वेक्टर है, ऊपर प्रोवाइड किया हुआ था x, y और z तीन वेक्टर्स थे, तो हम x से स्टार्ट करते हैं। x को क्या लिख सकते हैं, x प्लस ज़ीरो वेक्टर लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस में देखा था, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी जीरो वेक्टर एक एग्जिस्ट करता है, जिसको किसी भी वेक्टर में ऐड किया जाए वापस वही वेक्टर आए, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हम ध्यान से देखना, x को क्या लिखा जा सकता है बाय इक्वेशन 1, z प्लस वी लिखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ 1। ठीक है,
अब यहाँ पे वेक्टर्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक वेक्टर स्पेस है, तो क्या होगा, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि इसको इस तरीके से ऐड किया जा सकता है। यहां से हमें क्या मिलेगा, x प्लस जेड, देखना ऊपर, x प्लस जेड क्या गिवन था, y प्लस जेड। ठीक है, x प्लस जेड को क्या लिख दें हम, y प्लस जेड, ये गिवन था क्वेश्चन में। अब y प्लस जेड को कैसे लिखा जा सकता है, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, y प्लस जेड प्लस वी। ठीक है, अब z प्लस वी अगेन जीरो वेक्टर था, यहाँ से देखो z प्लस वी क्या था, जीरो वेक्टर, बाय इक्वेशन 1। सो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हम चले थे x से, लास्ट में आ गया हमारे पास y, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू y। और ये प्रॉपर्टी होल्ड क्यों हुई, क्योंकि z का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, वेक्टर स्पेस के अंदर। हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स होता है वेक्टर स्पेस में। तो वही वाली बात हो गई कहने वाली, इसको हमने प्रूफ के जरिए देख लिया कि x प्लस जेड इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। अब क्योंकि z का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो z को दोनों साइड हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, माइनस जेड इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड माइनस जेड। पर इतना डायरेक्टली अभी हम कर नहीं सकते, अभी हमें और प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है, लेकिन एक जनरल आइडिया यहाँ से लिया जा सकता है। ठीक है, और फिर एसोसिएटिव लॉ से कर आके आप z से z कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से x इक्वल टू वाई आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसलिए होल्ड की, अगर z का एडिटिव इनवर्स ना होता तो ज़रूरी नहीं था कि x और y बराबर हो। ठीक है, अब क्योंकि ये कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर गया है, तो इसकी हेल्प से अभी हम कुछ और चीज़ें होल्ड कराएंगे, एक दो। अच्छा, आपके लिए होमवर्क ये है, आपको कैंसिलेशन लॉ की हेल्प से दो चीज़ें प्रूव करनी है। पहली कि जो ज़ीरो वेक्टर होता है किसी भी वेक्टर स्पेस में, ये यूनिक होता है। ठीक है, और हिंट है सबसे बड़ा यहाँ पे आपको कैंसिलेशन। वॉइस कट रही है आपकी। कट रही है, एक मिनट रुको। मम्मी कटती रहती है, दिमाग खराब हो गया। अब ठीक आ रही है? यस मैम। शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम रही होगी, मैंने थोड़े बेटर नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया है। तो आपका होमवर्क क्या है, मैं ये बता रही हूँ। कैंसिलेशन लॉ हमने ऊपर होल्ड कराया है, उसकी हेल्प से आपको यहाँ प्रूव करना है कि जो ज़ीरो वेक्टर होता है किसी भी वेक्टर स्पेस में, वो यूनिक होता है। यानी ऐसा नहीं है कि दो ज़ीरो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर जाएंगे, 0 1 और 0 2। आप यहाँ पे ऐसे लेके भी चल सकते हैं, बाय कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलो कि 0 1 और 0 2 दो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और लास्ट में जाके दिखा दो कि वो इक्वल है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि x प्लस 0 1 इज इक्वल्स टू एक्स, एक तो ये ज़ीरो वेक्टर एक ये एग्जिस्ट कर जाए और एक दूसरा एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो 0 1 इज इक्वल टू 0 2 होगा। तो इस टाइप के एलिमेंट्स यूनिक होते हैं। अच्छा,
दूसरी बात, जीरो एलिमेंट तो यूनिक होता ही है, एडिटिव इनवर्स भी यूनिक होता है। इनके प्रूफ ज़रूर ट्राई करना, कुछ प्रॉब्लम आए तो बताना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है ये, मज़ा आता है करने में, बहुत सिंपल प्रूफ्स हैं। किसी भी एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा। एग्जिस्ट तो हर एक के लिए करता है, लेकिन यूनिक होगा। अगर x की बात करें तो ऐसा नहीं होगा कि इसका कोई एडिटिव इनवर्स मान लो माइनस एक्स डैश है और एक दूसरा माइनस एक्स डबल डैश है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि दो एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएं सच दैट x प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस एक्स डबल डैश इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि x डैश इज इक्वल टू एक्स डबल डैश। ठीक है, इस तरीके से आप लेके चल सकते हैं कि x और x डैश दो अलग अलग वेक्टर ले लें जो इसके एडिटिव इनवर्स हों और लास्ट में जाके उनको इक्वल दिखा दें विद द हेल्प ऑफ कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, ठीक है, ये आपको करके लाना है। जब तक आप प्रूफ खुद नहीं लिखेंगे आइडिया नहीं मिलेगा। कल फिर हम इनको डिस्कस करेंगे आगे। अच्छा, दो तीन प्रॉपर्टी हैं वेक्टर स्पेसेस की। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो क्या है, जीरो वेक्टर को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो जीरो वेक्टर मिलेगा। जीरो वेक्टर को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिलेगा, इंटर्निक जीरो वेक्टर ही मिलेगा। इसको प्रूफ कैसे किया जाए, ओ सॉरी, दिस इज अ जीरो एलिमेंट, दिस इज अ जीरो वेक्टर, ये बोल्ड है, ये फील्ड का एलिमेंट है, ध्यान से देखना, और ये वेक्टर है। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों की। हमने कोई फील्ड का जीरो एलिमेंट लिया, उसको किसी भी वेक्टर से स्केलर मल्टीप्लाई किया और हमें इक्वल टू में क्या मिला, एक वेक्टर मिला। क्योंकि वेक्टर इंटू स्केलर हमने क्या पढ़ा था कल, वेक्टर इंटू स्केलर क्या होता है, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर इंटू स्केलर इज अ वेक्टर। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब क्योंकि जीरो फील्ड का एलिमेंट है, ठीक है, और फील्ड के पास एक खास प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है। फील्ड के हर एलिमेंट के पास क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो जीरो को कैसे लिखा जा सकता है, जीरो प्लस जीरो। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा है इस जीरो के लिए। हालांकि ये दोनों जीरो सेम है, जो तीनों जीरो लिखे हैं सेम ही है, लेकिन इस जीरो के लिए ये वाला क्या कर रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा है। तो हम जीरो को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, जीरो प्लस जीरो इंटू एक्स। अब यहाँ से क्या होगा, जीरो इंटू एक्स किसके बराबर आ जाएगा, जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू एक्स। ये कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये फील्ड में होल्ड होती थी। ये सब चीज़ें आपको इसलिए करवाई जा रही हैं ताकि आप प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ पाएँ डीपली। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ को आप समझेंगे ही नहीं। हर एक स्टेप किसी न किसी रीज़न की वजह से आया, हर एक स्टेप। ठीक है, हर एक स्टेप का कोई ना कोई रीज़न होता है। तो यहाँ पे जो हमने ओपन किया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आया, और ये किस में होती है, फील्ड में। ठीक है, कल अगर कोई क्लास में नहीं था तो कल का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो एक बार लेक्चर नोट्स पढ़ लेना, बहुत इजी लेक्चर था कल का। फिर भी कोई डाउट आए तो मुझे बताना, मैं क्लियर कर दूंगी क्लास से 10 मिनट पहले कल। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो, अब यहाँ से क्या होगा, ये एक वेक्टर है, वेक्टर के पास क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी, एडिटिव इनवर्स तो होता ही है, एडिटिव आइडेंटिटी हमारे यहाँ पे काम आएगी। इस वेक्टर में अगर एक जीरो वेक्टर ऐड कर दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है, लिखा जा सकता है जीरो डॉट एक्स को जीरो डॉट एक्स प्लस जीरो। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिलेशन लॉ क्या कहेगा, कोई बता सकता है, कैंसिलेशन लॉ का यूज कर सकते हैं अब हम यहाँ से।
अगर हम यूज कर लेंगे तो सिर्फ एक स्टेप का आंसर। 0 डॉट एक्स इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या पता चलेगा, देखो ये और ये सेम है, किसी के भी सेम कर दो, लेकिन ये और ये सेम है, देखो ठीक है। अब ये जो 0 है इसको इसके बराबर रख दो, ये होता है कैंसिलेशन लॉ। अगर इस साइड और इस साइड एक सेम पड़ा है और बाकी दो एलिमेंट कुछ पड़े हैं तो उनको इक्वेट कर दो। सो कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ, 0 डॉट एक्स इज इक्वल टू 0। और ध्यान रखना है आपको, ये एक स्केलर है और ये एक वेक्टर है, ठीक है। अगर आपको अपना खुद से लिखना है तो वेक्टर और स्केलर को ऐसे कर लेना, या तो इस वेक्टर को बोल्ड कर लेना, या फिर एक काम कर सकते हो, 0 वेक्टर के ऊपर कैप लगा सकते हो, एरो लगा सकते हो, ठीक है, ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए दोनों। स्केलर तो आप 0 ऐसे ही लिखते हो सिंपल, 0 को तो 0 से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये था इंटरेस्टिंग प्रूफ। मैम आपने ऊपर लिखा था कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है फील्ड की, पर ये यहाँ पर x तो वेक्टर था ना, तो ये वेक्टर स्पेस की 7th वाली प्रॉपर्टी होगी ना, a प्लस बी डॉट एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। हाँ, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी यूज होगी, बिल्कुल बिल्कुल। फील्ड गलत लिख दिया मैंने, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है ना, x इज अ वेक्टर, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है वेक्टर की, जो प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से होती थी, a प्लस बी, ए और b क्या है फील्ड से, इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी है, 7th प्रॉपर्टी थी ये। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड, अटेंटिव हो आप। नाम क्या है आपका? दीपांजलि शर्मा। ओके ओके, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देख ली, सबको क्लियर है। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं और उससे अगली प्रॉपर्टी आपको होमवर्क में दी जाएगी। फिर उसके बाद हम कुछ वेक्टर स्पेसेस के एग्जांपल्स देखेंगे कि वो फॉर्म करते हैं वेक्टर स्पेस या नहीं, आपसे ही पूछूंगी मैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी सबको क्लियर है आई होप। अब देखो अगली प्रॉपर्टी क्या है, माइनस ऑफ ए क्या है फील्ड का एलिमेंट, टाइम्स एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए एक्स, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पे ए क्या है, फील्ड का एलिमेंट है, ठीक है। फील्ड के पास क्या होता है, फील्ड के हर एक एलिमेंट के पास क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। तो ए के पास एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है। यहाँ पे 0 क्या होगा, फील्ड का एलिमेंट होगा, क्योंकि फील्ड के दो एलिमेंट्स को हमने ऐड किया, एक और उसका एडिटिव इनवर्स, तो हमें क्या मिलेगा 0, 0 फील्ड का एलिमेंट, ठीक है। अब हम क्या करें, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा 0 इंटू एक्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव वही वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी वेक्टर्स की, a प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ये क्या होगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a प्लस एक्स माइनस ए, एक सेकेंड थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, माइनस ए एज इट इज रहेगा इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स। अच्छा 0 इंटू एक्स क्या आएगा, किसी भी, अभी हमने ऊपर प्रॉपर्टी देखी है बाय प्रॉपर्टी 1, 0 इंटू एक्स को क्या लिखा जा सकता है, 0 वेक्टर, 0 वेक्टर, ठीक है। अब यहां से देखो क्या पता चल रहा है हमें, ax के अंदर हमने कोई दूसरा वेक्टर ऐड किया और हमें 0 वेक्टर मिल रहा है, यानी ax का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, या इस ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस a ऑफ x का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, यहां से आपको क्या पता चलेगा, माइनस a ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब ये क्योंकि एडिटिव इनवर्स है तो इक्वालिटी में लिखोगे तो इस तरीके से डिनोट करोगे इसको। सो हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। क्लियर है सबको सारे स्टेप्स, 3-4 स्टेप्स का था, कुछ नहीं था। फर्स्ट प्रॉपर्टी का हमने यूज किया, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, a इंटू 0
इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये 0 वेक्टर है और ये भी 0 वेक्टर है। आप ये प्रूव करके लाएं फॉर ईच ए बिलोंग्स टू फील्ड। और एक ये प्रूव कर सकते हैं आप जो अभी हमने सेकंड प्रॉपर्टी की उसके जैसी, माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू माइनस एक्स। ट्राई करके लाएं क्लास में आए तो, और कोई भी डाउट हो तो शेयर करें। जैसे आपने प्रूफ किया अपने प्रूफ के तरीके भी शेयर करना, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अच्छा, ट्रू फॉल्स पूछती हूँ मैं 2-3 आपसे। मैम एक बार वो अगले वाले विंडो का दिखाइए मैम। मैम यहाँ ए डॉट जीरो जो है वो 0 वेक्टर है। हाँ, ये और ये दोनों वेक्टर हैं, ये 0 और ये वाला 0, ठीक है। मतलब मैम जो यहाँ डॉट है वो v क्रॉस v मैपिंग है। डॉट क्या है? डॉट जो यहाँ हमने बाइनरी कंपोजिशन हमने यूज किया है ए डॉट 0 वेक्टर, तो ये तो v क्रॉस v का मैपिंग होगा ना। समझी नहीं मैं आपकी बात। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिनोट कर रहा है ना, एक स्केलर और एक वेक्टर। ओ ए स्केलर है, स्केलर टाइम्स वेक्टर। हाँ, ये लिखा है ना ए बिलोंग्स टू एफ, यानी एफ यानी फील्ड। वो दिखा नहीं। हाँ, ये इस बार समझ गया मैं। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ऊपर। हाँ, मैंने उसको भी वेक्टर समझ गया था। अच्छा, मैं 3 स्टेटमेंट्स लिख रही हूँ, आप लोग बताना कौन सी सही है कौन सी गलत। Every vector space contains a 0 vector. किसी भी वेक्टर स्पेस में ax इक्वल टू बी एक्स इम्प्लाइज a इक्वल टू बी, और बताना ट्रू और फॉल्स। मैम फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू है, थर्ड फॉल्स है। ठीक है, और लोग भी बताओ। मैम फर्स्ट ट्रू है, सेकंड इज नॉट ऑलवेज ट्रू, एंड ये वेक्टर स्पेस मस्ट हैव एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स। नो मैम, ये भी फॉल्स है, मतलब 2 और 3 फॉल्स है, 1 इज ऑलवेज ट्रू। 2 और 3 और फॉल्स और 1 इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, फॉल्स का मतलब क्या होता है? कई बच्चे ऑलवेज फॉल्स में बड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कल। अगर वहाँ पे मैंने जो कल मैंने जो क्वेश्चन दिया था ग्रुप में, अगर वहाँ पे सिर्फ फॉल्स लिखा होता तो वहाँ पे मतलब उस सेंस में वहाँ पे मतलब कुछ और निकलता, और यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे फॉल्स और ट्रू का मतलब कुछ और है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है यहाँ पे समझने के लिए। खैर, वो क्वेश्चन की कभी बात होगी तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। आई होप सॉल्यूशन से क्लियर हो गया होगा सबका डाउट कल देख के। ठीक है, यहाँ पे अलग मीनिंग है, उसको भी देखते हैं। ठीक है, और कोई जवाब देना चाहता है? 2 लोगों ने अलग अलग जवाब दिया है। क्या हुआ, किसी को समझ में नहीं आ रहा? चलो डिस्कस ही कर लेते हैं। देखो, पहला कह रहा है कि एवरी वेक्टर स्पेस कंटेन्स अ 0 वेक्टर। अगर किसी वेक्टर स्पेस में 0 वेक्टर नहीं होगा, कोई वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड वी एफ, वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, इसके अंदर अगर 0 वेक्टर नहीं होगा तो क्या इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी आ सकती है? क्या कोई वेक्टर इसके अंदर से लिया जाए x, उसमें कोई ऐसा एलिमेंट ऐड किया जाए
सच दैट वापस हमें एक्स ही मिल जाए। जीरो वेक्टर का मतलब है यहाँ से एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, जीरो वेक्टर एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी तो हमें हर वेक्टर स्पेस में चाहिए होती है, बिना उसके काम चल ही नहीं सकता। तो हर वेक्टर स्पेस में जीरो वेक्टर होना तो मस्ट ही है, ठीक है। जीरो वेक्टर वेक्टर स्पेसेस के हिसाब से बदल सकते हैं। जैसे अगर R ओवर R आप एक वेक्टर स्पेस ले रहे हैं, वेक्टर्स का सेट भी R है और फील्ड भी R है, इसके अंदर जीरो वेक्टर क्या होगा, जीरो स्केलर, मतलब स्केलर टाइप से दिखता होगा, वो एक नंबर होगा जीरो। अगर आप R स्क्वायर ओवर R एक स्पेस ले रहे हैं, वेक्टर स्पेस, ये भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, ठीक है, इसको चेक भी किया जा सकता है। R स्क्वायर में किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, टपल टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ए बी, सच दैट ए और बी कहाँ से बिलोंग करते हो, R से, ठीक है। इसके अंदर जीरो वेक्टर कैसा होगा, एक वेक्टर 0,0, बिल्कुल 0,0 होगा, क्योंकि हमें वेक्टर लेना है और वेक्टर कहाँ से लेना है, R स्क्वायर यानी टपल फॉर्म का लेना है। तो इसके अंदर जीरो वेक्टर की शक्ल कुछ अलग होगी। इसके अंदर मान लो अगर मैं डिनोट करना चाहूँ जीरो वेक्टर, यहाँ पे एक ऐसा नंबर दिखने वाला है, यहाँ पे जीरो वेक्टर कुछ इस तरीके का है, ठीक है। कोई आप मैट्रिक्स का सेट ले रहे हैं, M क्रॉस N मैट्रिसेस हैं, ओवर R आप ले रहे हैं, ये एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। इसके अंदर जीरो वेक्टर्स किस टाइप का दिखेगा, एक मैट्रिक्स की तरह दिखेगा, क्योंकि वेक्टर्स कहाँ से आ रहे हैं, मैट्रिसेस के अंदर से, ठीक है। तो इसके अंदर जीरो वेक्टर किस टाइप का दिखेगा, कुछ इस तरीके की मैट्रिसेस होंगी, मतलब कुछ एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसकी सारी एंट्री जीरो होंगी, ठीक है। वो आप जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर जीरो होगा पर उसकी शक्ल अलग अलग हो सकती है, अलग अलग वेक्टर स्पेसेस के हिसाब से। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, जीरो वेक्टर होना तो मस्ट है। इन एनी वेक्टर स्पेस Ax is equal to Bx implies A equal to B. Not true, ma'am. Why? Because मैम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी से होगा ना ये ट्रू। अगर x जीरो वेक्टर हो जाएगा और जीरो स्केलर हो जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि x स्केलर है और वेक्टर है। अगर x वेक्टर मान के चले तो x अगर जीरो वेक्टर होगा तो भी ये होल्ड नहीं करेगा, और जीरो अगर x जीरो स्केलर होगा तो भी ये होल्ड नहीं करेगा। x एक वेक्टर है, मतलब गिवन नहीं है, लेकिन x को वेक्टर मान के चलो और a और b को स्केलर, ठीक है। अगर R ओवर R हम वेक्टर स्पेस लें, ठीक है, इसके अंदर स्केलर्स कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर्स। तो स्केलर्स हमने क्या मान लिए, a को 2 ले लिया, b को 3 ले लिया, और x को क्या मान लिया, 0। तो अब क्या होगा, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0, यानी ये प्रॉपर्टी होल्ड करके ax इज इक्वल टू bx, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, that 2 is not equal to 3, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है a is equal to b। अगर x एक नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है, तो बात करी जा सकती है इस बारे में। तो मतलब फिर हमें उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखना पड़ेगा कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जैसे ax इज इक्वल टू bx है, ठीक है, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए, वो बात देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपसे ये स्टेटमेंट बोली गई है इन एनी वेक्टर स्पेस ax इज इक्वल टू bx इम्प्लाइज a इक्वल टू b, तो ये इन जनरल ट्रू नहीं है, ठीक है। और वेक्टर स्पेस में हम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज की बात नहीं करते, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ से कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। कैंसिलेशन लॉ भी हमें एडिशन के रेस्पेक्ट में देखा है हमने, ठीक है। अगर ये सिर्फ नंबर्स होते, अगर सिर्फ फील्ड की बात होती है, यहाँ पे सिर्फ फील्ड के एलिमेंट्स होते ax इज इक्वल्स टू bx, और ये a b और x तीनों फील्ड के एलिमेंट्स होते, तब अगर x नॉन जीरो होता तो यहाँ से हमें मिलता है कि a इज इक्वल टू b, क्योंकि फील्ड के अंदर हर नॉन जीरो एलिमेंट का क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो 1/x भी फील्ड में बिलोंग करता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते थे, ax इज इक्वल टू bx, दोनों साइड 1/x से मल्टीप्लाई कर सकते थे, गिवन दैट x इज नॉन जीरो। ये याद रखना, x इज जीरो तो वहाँ पे कहानी बदल जाती है। तो यहाँ से कैंसिल वैंसिल करके a इज इक्वल टू b हमारा आ जाता, ठीक है। वेक्टर स्पेस में थोड़ी कहानी अलग है, इसलिए हमने कैंसिलेशन लॉ एडिशन में ही पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं पढ़ा है, ठीक है।
सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अ वेक्टर स्पेस मस्ट हैव एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स। किसी ने इसको गलत कहा, अब दोनों ने गलत कहा था जिसने भी आंसर दिया था। कैसे गलत है ये? मैम जीरो वेक्टर खुद एक वेक्टर स्पेस है और उसको ट्रिवियल वेक्टर स्पेस कहते हैं आई थिंक। एक ऐसा वेक्टर स्पेस जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेक्टर हो, ऐसा वेक्टर स्पेस मतलब ऐसा वेक्टर जो सिर्फ एक जीरो वेक्टर हो, वो भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। आप सिर्फ इस वेक्टर को लेके चलो, मैं इसको ये नाम दे देती हूँ, जीरो वेक्टर ऐसे डिनोट कर लो। इसको लेके चलो, इसके ऊपर सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कराओ, एडिशन मल्टीप्लिकेशन जितनी भी है, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सारी प्रॉपर्टीज ये होल्ड करेगा। सो जीरो वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, ठीक है, इसको ट्रिवियल वेक्टर स्पेस भी बोला जा सकता है, ठीक है। इस वेक्टर स्पेस की खैर डायमेंशन वगैरह तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ वेक्टर स्पेसेस की बात कर रहे हैं, डायमेंशन की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सो पहला स्टेटमेंट ट्रू था, दूसरा फॉल्स और तीसरा भी फॉल्स, ठीक है। बहुत जनरल से स्टेटमेंट्स थे, कई बार ये कंफ्यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक जनरल स्पेस बताती हूँ, पॉलिनोमियल का स्पेस, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम और जज करेंगे कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। इस स्पेस के बारे में कई लोग जानते भी होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत लीनियर पढ़ा है। देखो, अगर एक पॉलिनोमियल ली जाए जिसको हम fx नाम दे रहे हैं, an x टू दी n प्लस an माइनस 1 x टू दी n माइनस 1, कोई प्रूफ करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। प्रूफ इज़ वेरी इजी। हम यहाँ पे देखेंगे कि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है कि नहीं करता। एक पॉलिनोमियल हमने fx मान ली, ठीक है, हमारे वेक्टर स्पेस में से। इस वेक्टर स्पेस का नाम हम दे देते हैं कुछ pf, ठीक है, फील्ड का f नाम है और p वेक्टर्स जहाँ से आ रहे हैं उस सेट का नाम है, ठीक है। तो f कहाँ से आ रहा है? p से आ रहा है, और ये जो ai's हैं, ये जो कोफिशिएंट्स हैं इसके, ये फील्ड से आ रहे हैं। ai's बिलोंग्स टू फील्ड। gx एक और दूसरा पॉलिनोमियल लेते हैं, वो किस तरीके से डिफाइंड है? उसकी डिग्री कुछ और हो सकती है, उसकी डिग्री ज़रूरी नहीं है n होगी, तो उसकी डिग्री लेते हैं हम m, bm माइनस 1 x टू द m माइनस 1 एंड डॉट 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 b1x प्लस b नॉट। हमने 2 पॉलिनोमियल्स लिए इस वेक्टर स्पेस में से। अगर मान लिया जाए कि m इज लेस देन इक्वल टू n, दूसरा केस भी हो सकता है m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, वो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी किया जा सकता है, ठीक है। आप कोई भी लेके चलो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों हो जाएंगे। हम इसके लिए देखते हैं, अगर m इज लेस देन इक्वल टू n, ठीक है, तो सीधी सी बात है gx वाले की डिग्री fx वाले की डिग्री से छोटी या बराबर होगी, ठीक है। तो अब हम एक ऐसी चीज़ डिफाइन करते हैं जो बहुत ही ट्रिवियल है, देखो ध्यान से। bm प्लस 1, bm प्लस 2 और आगे जितने भी bn तक कोफिशिएंट्स हैं उनको 0 डिफाइन करते हैं। अब ध्यान से देखना, bm प्लस 1, bm प्लस 2, bn हमने एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करे हैं, उनका कोई रोल नहीं था अभी तक, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री m थी, ठीक है। अब ये क्यों इंट्रोड्यूस किए हैं इसको देखते हैं। अगर हमें एडिशन डिफाइन करनी है, अभी हम वेक्टर स्पेस सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन करने से पहले ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था, bm प्लस 1 से लेकर bn तक के कोफिशिएंट्स को 0 डिफाइन करना। अब हम f ऑफ x और g ऑफ x को ऐड करना चाहते हैं, तो उनकी एडिशन देखो किस तरह से डिफाइंड होगी, वो कुछ इस तरह से होगी, an प्लस bn x टू द n, an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1 x टू दी n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन a1 प्लस b1। कोई समझ सकता है ये हमने क्यों किया है? अगर किसी को पहले ही समझ में आ गया तो बताए। a नॉट प्लस b नॉट, ये हमने क्या किया है? वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी। हाँ, ये एक्स्ट्रा स्टेप क्यों किया? ये एडिशन तो हम पहले भी कर सकते थे, पॉलिनोमियल्स ही तो ऐड करनी थी। पॉलिनोमियल्स का सेट लिया है, पॉलिनोमियल्स वेक्टर को डिनोट कर रही है, एक फील्ड ली है, फील्ड पॉलिनोमियल्स के जो कोफिशिएंट है वो फील्ड से आ रहे हैं,
तो ये सब क्या किया हमने फिर, ये एक्स्ट्रा डेफिनेशन bm+1 bm+2, मतलब वो टर्म्स बाद दिया है मतलब। हाँ ये जो यहाँ पे हमने एडिशन किया है इसमें देखो खास क्या है, bn भी ऐड हो रहा है, bn-1 भी ऐड हो रहा है, लेकिन gx जो पॉलिनोमियल थी वो bm तक आके खत्म हो जा रही थी और m हमने छोटा कहा था, छोटा या बराबर n से। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझा जाए इसको बहुत ही क्लियरली, f ऑफ x को अगर हम मान लें x³ + 2x² + x + 1, gx को मान लें 2x + 7, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि इसके जो बाकी के बचे कोफिशिएंट्स हैं, हम इस पॉलिनोमियल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वो लिख दिया है उन्होंने उस तरीके से, कैसे, 0 × x³ + 0 × x² + 2x + 7। अब इनके कोफिशिएंट्स कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐड किए जा सकते हैं। यही स्टेप हम बचपन से करते आ रहे हैं, पर अब इसको डेफिनेशन का नाम दे दिया गया है, ठीक है। करते हम यही आ रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं था। हम क्या देखते हैं कि हम ऊपर x³ का कोफिशिएंट 1 है, नीचे x³ का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 0 है, तो हम क्या कहते हैं टोटल मिला के 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे fx + gx करो तो यहाँ पे क्या होगा, 1 + 0 x³ + 2 + 0 x², ठीक है। बचपन में हम ऐसे ही स्टेप्स लिखा करते थे इसमें, 1 + 2 x + 1 + 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका आंसर आएगा वो फाइनल आंसर बन जाएगा। तो दिस इज वेक्टर एडिशन, इस तरीके से डिफाइन किए। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कम ज़्यादा है तो उसको हम इस तरीके से एडजस्टमेंट लेके कर सकते हैं। क्लियर है सबको? जिसको भी डाउट हो वो पूछ सकता है। वेक्टर स्पेसेस को डिफाइन करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, इतनी लंबी लंबी डेफिनेशंस होती हैं। अब देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से डिफाइंड है, c × f ऑफ x। ये क्या करेगा, c हर एक टर्म में जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी an x⁴n + c × an-1 x⁴n-1 एंड सो ऑन, c a1x + c जो भी आएगा यहाँ पे a0, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन, ये हो गई वेक्टर एडिशन। अब ये कहा जा रहा है कि PF इज़ अ वेक्टर स्पेस। अगर आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे, सॉरी ऊपर लिख दूँ, हाँ ये हो गई आपकी वेक्टर एडिशन, ठीक है। अगर PF की स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन इस तरीके से डिफाइन की गई है तो PF इज़ अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। इसका प्रूफ बहुत ही इजीली देखा जा सकता है, ठीक है। हमने एक प्रूफ कर लिया है, तो अब आप लोगों को करना है, तो आप इसका प्रूफ ट्राई करना, ठीक है। अब प्रूफ वाइज तरीके से तो चला नहीं जाएगा एग्जाम में, तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम डायरेक्टली। मैं एक आपको क्वेश्चन देती हूँ, उसके बारे में थोड़ा सोचना। इसका जो हमने कंसेप्ट था वो कल की क्लास में थोड़ा सा कवर किया था कि वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा, तो क्यों बनेगा, नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा। आप अपने शब्दों में इसका लॉजिक दे सकते हैं। a + आइटा भी एक ऐसा वेक्टर डिफाइंड है, वेक्टर्स का सेट ये है, a और b इंटीजर्स से आ रहे हैं और ये पूछा है इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R। तो आप लोग सोचें और बताएं वेक्टर स्पेस बनेगा कि नहीं। मैम ये नहीं बनेगा मैम। ठीक है, और किसी के बाकी लोगों के आंसर्स का वेट करते हैं। मैम वेक्टर स्पेस बनेगा।
ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखो, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। इसको चेक करना पहले। हाँ मैम, उतना मैम नहीं दिए क्या और हिंट्स नहीं दीजिए तो मैम समझ जाएगा ना सब लोग। वेक्टर के रिस्पेक्ट में एडिशन और जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं होल्ड कर ही रही हैं वो तो शायद। ठीक है, दूसरा करो तब तक, इसको हम देखते हैं। मैम नहीं होगा, नहीं होगा। चलो और बताओ भाई, होगा कि नहीं होगा। दीपांजलि, दीपांश, हुआ आपका? चलो फर्स्ट डिस्कस करते हैं, फिर आप लोग सोचते रहना बाकी सेकंड थर्ड को। तो फर्स्ट में बोल रखा है a प्लस आयटा b वेक्टर्स का सेट है। a और b कहाँ से आ रहे हैं? इंटीजर्स से, ठीक है। और फील्ड डिफाइन की गई है r। तो वेक्टर के रिस्पेक्ट में एडिशन और क्या क्या होते हैं, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी आप लोगों ने चेक की होगी और वो देखा होगा कि वो सारी प्रॉपर्टीज तो होल्ड कर रही हैं। तो आपने अगर कोई मान लीजिए वेक्टर लिया यहाँ पे 1 प्लस आयटा, ठीक है, आपने उसको किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया, कोई भी रियल नंबर से a, ठीक है। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये वापस क्या आएगी? a प्लस a आएगा। ये किससे बिलोंग करनी चाहिए? इस सेट से बिलोंग करनी चाहिए, v से। v से बिलोंग करनी चाहिए। क्या ये हमेशा v से बिलोंग कर सकती है? a को अगर ले लिया जाए 1/2, ठीक है, सिंपल सा नंबर लिया है, इस 1/2 को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस आयटा से, दिस इज अ स्केलर, दिस इज अ वेक्टर। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर आएगी, वो क्या आएगी? 1/2 प्लस 1/2 आयटा। क्या ये बिलोंग करता है v से? v की डेफिनेशन दोबारा देखो, v कह रहा है कि वो सारे वेक्टर्स ये कंटेन करता है a प्लस आयटा b टाइप के, जहाँ पे a और b इंटीजर से होने चाहिए। हमने एक ऐसा रियल नंबर उठाया जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद, स्केलर मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेक्टर आया वो v से बिलोंग नहीं कर रहा। सो दिस मीन्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी तो होल्ड ही नहीं कर रही। सो दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। समझ आया सबको? ये प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि जो हमारे वेक्टर्स यहाँ से आ रहे थे, वेक्टर्स के मतलब वेक्टर्स किस टाइप के थे? a प्लस आयटा b, और a और b इंटीजर्स से आ रहे थे। लेकिन जो हमने फील्ड ली वो रियल नंबर्स की फील्ड थी। अब एक ऐसी फील्ड ली जो प्रॉपरली कंटेन्ड कर रही है इंटीजर्स के सेट को। तो अब इंटीजर्स में कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट होंगे, मतलब इंटीजर्स के अंदर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं हैं जो रियल नंबर्स में हैं, ठीक है। आप कोई भी a मल्टीप्लाई करो किसी भी इस टाइप के वेक्टर से, कोई भी वेक्टर हो यहाँ पे, जैसे कोई भी रियल नंबर लिया r, उसको a प्लस आयटा b से मल्टीप्लाई किया, तो अब जो आर ए प्लस आयटा आर बी है, ये आर ए और आर बी इंटीजर से आने चाहिए, तब ये आपका कंप्लीट v से बिलोंग करेगा, ठीक है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी रियल से मल्टीप्लाई करें, आप फ्रैक्शनल फॉर्म का रियल नंबर ले लें, इरेशनल नंबर ले लें, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ना। तो यहाँ से हिंट लगता है कि कौन सी प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले तो हमें हिंट लग गया कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आएगी। अगर r को q ले लिया जाता तो q इज अ फील्ड, फिर भी नहीं होता मैं। q भी ले सकते थे, फिर भी नहीं होता, ठीक है। q लो, r लो, नहीं होगा, c लो, नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस।
और फील्ड ही लेनी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं ओवर जेड ले लेंगे, जेड एक फील्ड नहीं होती। वेरी गुड, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। इसको रीज़न बताओ, जेड इज़ नॉट अ फील्ड, ये तो कल ही बता दिया था। अच्छा आपने, फील्ड क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता। 2 बिलोंग्स टू इंटीजर बट 1/2 डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, क्योंकि 1/2 बिलोंग करता तब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता, ठीक है ना। 2x इज इक्वल टू 1 करोगे, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो x की वैल्यू यहाँ से 1/2 आनी चाहिए, बट 1/2 डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है। तो आप z यहाँ पे ले नहीं सकते, तो पॉसिबली ये कभी वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा नहीं। अच्छा ये बताओ नीचे सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइप करके भी बता सकते हैं अब आप लोग। क्या बोला मैम, आपने सुना ही नहीं दिया, एक बार बता दीजिए। मैंने कहा ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ अब आपको चेक करने हैं। ओवर, अच्छा फील्ड बता दूं, ओवर आ रहे हैं सारे, ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है ना, इनकी फील्ड है रियल नंबर्स। इनमें से कौन सा वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये बताना है। मैम 4 करेगी। 4 करेगी, और सेकंड, थर्ड? मैम एक बात, विथ कांस्टेंट टर्म 0 मतलब अदर कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा। कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, हाँ। कांस्टेंट टर्म 0 का मतलब है ऐसी मैम पॉलिनोमियल 2 और 3 नहीं x बनेगा और 4 x प्लस बनेगा। x प्लस 1 इसके अंदर नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग टू हाँ सेकंड वाला, ठीक है। x बिलोंग्स टू सेकंड वाला मतलब उसके अंदर कांस्टेंट नहीं आना चाहिए लास्ट में जाके, ठीक है। कांस्टेंट टर्म 0 का मतलब है जो कांस्टेंट टर्म होगी वो 0 के बराबर होगी। कांस्टेंट टर्म 1 का मतलब है इस टाइप के पॉलिनोमियल्स आएंगे। देखो थर्ड में इस टाइप के पॉलिनोमियल आएंगे, an xn प्लस an माइनस 1 xn माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन a1x प्लस 1, ये कांस्टेंट टर्म 1 होनी चाहिए इस टाइप के, ठीक है। दोबारा सोच लो, अच्छे से आंसर दो तीनों का। अच्छा यहाँ पे मुझे ये मैम मेरे तो लगता है मैम कि ये तो होगा। हाँ बताओ। थर्ड वाला तो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा ये वाला ना फोर्थ वाला ही ऐसे ही मैंने यहाँ पे वो लगा दिया, ऑल पॉलिनोमियल्स, इतना लिख लो, ऑल पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स, बस इतना है ये। थर्ड नहीं होगा, थर्ड सबको लग रहा है कि नहीं होगा या किसी को ऐसा लग रहा है कि होगा? देखो ऐसा मान लो कि कोई नहीं होगा, हमेशा नेगेटिव सोचा करो, एग्जाम में बैठ के भी नेगेटिविटी थर्ड ड्रॉप तो मत नहीं करो। होगा मैम, फोर्थ तो होगा। फोर्थ लेकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा ना, फोर्थ लेकर भी प्रॉब्लम है ना। फोर्थ भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा मैम, फोर्थ भी नहीं होगा। चलो देखते हैं, ठीक है। अपना लॉजिक मत बताओ अभी, लॉजिक बाद में, ठीक है। लॉजिक बाद में बताना सेकंड जब को मैं लेकर थोड़ा अब तक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं पाया मैंने सेकंड का। यस मैम, फोर्थ भी नहीं होगा। अच्छा थर्ड और फोर्थ नहीं होगा आप लोग कह रहे हैं, ठीक है। सेकंड वाला, चलो डिस्कस करें क्या? हाँ मैम डिस्कस करता हूँ। पहला कह रहा है, देखो सेकंड वाला ये कह रहा है, इसमें क्या बोल रखा है, कांस्टेंट टर्म 0, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स किस टाइप की होंगी, an x रेज टू पावर n प्लस अप टू सो ऑन a1x प्लस अगला ये जो कांस्टेंट टर्म है ये 0 ही होगी, ठीक है।
आप वेक्टर एडिशन देखेंगे, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, बारी बारी से प्रॉपर्टीज बताओ। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो हमें क्या करना है, बारी बारी से पहले तो जहाँ पे शक हो रहा है उसको चेक करो, उसको देख के मुझे कहीं शक नहीं हो रहा, आपको कहीं शक हो रहा है तो उस प्रॉपर्टी को चेक करो। पहली वाली मैम स्टेप बाय सारी करो। कम्यूटेटिविटी, ठीक है, कम्यूटेटिविटी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, वो आप आसानी से। एसोसिएटिविटी भी हो जाएगा, VS2 भी हो जाएगा। VS3 वो कौन सी होती है? VS3 भी हो जाएगी मैम। हाँ, अल्फा प्लस 0 इक्वल टू अल्फा। बिल्कुल बिल्कुल, 0 इसके तो अंदर होगा। हाँ मैम, किसकी कांस्टेंट टर्म तो 0 पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। VS4 एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, तो अगर भी तो f of होएगा। x है तो माइनस f of x भी इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 0 कभी कोई दिक्कत करेगा ही नहीं, क्योंकि इसके आगे प्लस लगा दो या माइनस लगा दो, इसको कभी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं, ठीक है। VS4 भी एग्जिस्ट करता है। VS5 इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल को तो आ जाएगा, क्योंकि देखो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये तो बिल्कुल जनरल है, क्योंकि आप एक पॉलिनोमियल ले रहे हो, यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल होती, यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल होती है और उसकी कुछ खास बात कह दी जाती, जैसे यहाँ पे 0 है या यहाँ पे 1 है, कुछ भी एक खास प्रॉपर्टी दे दी जाती, 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो 1 ही देती, क्योंकि ये जनरली होल्ड कर रहा है हर एक पॉलिनोमियल के लिए। ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो हर एक पॉलिनोमियल के लिए होल्ड करेंगी, जैसे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। इन बातों को समझना भी जरूरी है, अगर आप इस प्रॉपर्टी को चेक करने बैठ जाएंगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, एग्जाम में आप कैसे चेक करने बैठोगे हर एक प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज चेक नहीं करनी होती हैं फर्स्ट। अब हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, प्रूफ्स लिख के देखो, 2-3 अच्छे से लिख के देखो, लेकिन अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाते हैं कि वहाँ कैसे सॉल्व करना है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिविटी की, वो भी जनरली होल्ड करेगी, क्योंकि सारे पॉलिनोमियल्स के लिए होल्ड करती है, तो उन पॉलिनोमियल्स का कुछ सबसेट लिया जा रहा है, उनके लिए भी होल्ड करेंगी। ये बहुत ही जनरल सी प्रॉपर्टीज है, आप खुद चेक करके देखोगे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी ये चेक करने लायक है, पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल वेरी कर सकती है, थर्ड वेरी कर सकती है, थर्ड हमें चेक करनी थी कि 0 पॉलिनोमियल उसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, सिक्स्थ भी इजीली होल्ड हो जाएगी, a इंटू बी, इसको आप चेक कर सकते हैं, a इंटू बी एफ ऑफ एक्स, या जो भी है यहाँ पे ए बी इंटू एफ एक्स, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहाँ गया इसमें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, चलो वो तो खैर शुरुआत में ही होता है, उसको तो आप साथ में चेक कर ही लेना, लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कोई भी स्केलर लोगे, इसका कोई वेक्टर उठाओगे, उसकी मल्टीप्लाई करोगे, आपको जो भी पॉलिनोमियल रिटर्न में मिलेगी वो इसी पॉलिनोमियल टाइप की होगी। अब देखना यहाँ तो सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी, 7, 8, 9, जो भी 7 और 8 बची हैं उनको आप चेक करना, वो सब होल्ड करेंगी। वो क्यों करेंगी, क्योंकि एक वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है। अब क्यों कर रहा है इसका लॉजिक भी हम बाद में देखेंगे, ट्रिक वाला लॉजिक, कि देखते ही कैसे समझ में आ जाए कि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। कुछ वेक्टर स्पेसेस को देख के समझ में आ जाता है। तो दिस इज अ वेक्टर स्पेस। अब देखो थर्ड क्वेश्चन हमें ये बताएगा कि प्रॉब्लम आ कैसे कैसे सकती है। सेकंड वाला तो वेक्टर स्पेस है, थर्ड वाले में आप लोगों ने पहले तो बताओ क्या लॉजिक लगाया। मैम स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही सबसे पहले तो होल्ड नहीं करेगा, एडिशन के रिस्पेक्ट एंड में सारी फोर्थ वाले में भी नहीं होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि माइनस से अगर हम इंटू करेंगे तो वो पॉजिटिव कांस्टेंट नहीं आएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा क्लोजर होल्ड करेगी, किसी ने क्लोजर अंडर एडिशन चेक किया इस वाले के लिए कि कोफिशिएंट 1 आ जाए, क्या था इसकी स्टेटमेंट। क्लोजर भी नहीं चेक कर होगा, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा, तो क्लोजर भी नहीं होगा अगर एग्जाम्पल। वही 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 उसी पे आना था सबसे पहले आपको। कोई बात नहीं, अगर आप और भी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए फर्स्ट हिट में कि कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करी। सबसे पहले आप एक पॉलिनोमियल लो 1, मैंने दूसरी पॉलिनोमियल भी ले ली 1, इन दोनों को ऐड किया, मुझे एक पॉलिनोमियल मिली विच इज़ 2। अब ये पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस में बिलोंग करती ही नहीं है, ठीक है। तो क्लोजर अंडर एडिशन ही होल्ड नहीं की।
VS1 से लेकर VS8 तक जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे पहले दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्लोजर अंडर एडिशन। जिस तरीके से मैंने डेफिनेशन लिखवाई है, आप अगर कहीं और से पढ़ रहे हैं तो आपकी डेफिनेशन अलग हो सकती है, आप 10 प्रॉपर्टीज़ अलग से लिख सकते हैं। मैंने 8 प्रॉपर्टीज़ लिखवाई हैं, उनसे पहले ये दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करनी चाहिए, क्लोजर अंडर एडिशन प्लस स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले आपको धावा किस पे बोलना है, इन दो प्रॉपर्टीज़ पे। हो सकता है यही दो प्रॉपर्टीज़ फेल कर जाएं, अगर ये होल्ड कर रही हैं तो फिर आगे आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो एडिशन ही नहीं होल्ड किया भाई, थर्ड नहीं होगा। फोर्थ क्यों नहीं होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी ने कहा अभी, बिल्कुल स्केलर मल्टीप्लाई करोगे आप किसी भी पॉजिटिव कोफिशिएंट्स की, आप ले लो पॉलिनोमियल, मान लो आपने ले ली 2x + 1, ये आपकी बिलोंग करती है वेक्टर स्पेस के अंदर, बिल्कुल करती है। 2 और 1 दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। डिग्री आप अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर सकते हो, एनी डिग्री, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कुछ डिफाइन करके दे नहीं रखी है। वो जब डिग्री डिफाइन करके दी जाएगी कि आपको इस रेंज से इस रेंज में लेनी है, तब आपको सोचना है। यहाँ पे आप कुछ भी लो। अब इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, वो स्केलर क्या ले, मेरा फेवरेट स्केलर है 0। मैं तो 0 से ही मल्टीप्लाई करके दिखा दूँ अगर, कि एक 0 वेक्टर आ रहा है और 0 पॉलिनोमियल क्या इसके अंदर थी, मतलब 0 पॉलिनोमियल क्या कहती है कि सारे कोफिशिएंट्स 0 हैं, और आपका जो वेक्टर स्पेस था वो क्या था, पॉजिटिव कोफिशिएंट्स वाली पॉलिनोमियल। अब भाई 0 भी तो पॉजिटिव नहीं है, आप किसी नेगेटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 2x + 1, आपको इन रिटर्न एक पॉलिनोमियल मिलती जिसके नेगेटिव रियल कोफिशिएंट्स हैं। तो दोनों ही केसेस में इट डज नॉट बिलोंग टू वेक्टर स्पेस। तो आप ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन लाने में कामयाब हो गए। कहाँ गया, ये रहा। ऐसा एक एग्जाम्पल आपको मिल गया जिसके लिए भाई आपने स्केलर मल्टीप्लाई किया और वो होल्ड नहीं किया, तो वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। सो सिर्फ सेकंड बन रहा था इसमें 2-3, अच्छा ये मैंने 4th तक करवाए हैं, 5th 6th और 7th आपको चेक करने हैं, ठीक है। मैं आगे थोड़ा सा नए टाइप का क्वेश्चन कराती हूँ, नोट्स में होंगे, आप देखना और चेक करके लाना, कुछ होमवर्क भी होना चाहिए ना। 5th 6th 7th आपको खुद करने हैं। हम आते हैं 8th पे। V दे रखा है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, किस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ए बी सच दैट ए और बी कहाँ से हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया है, पहले हमने क्या किया, सिंपल सा स्पेस लिया, वेक्टर स्पेस जिसमें सारी पॉलिनोमियल्स थी, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन वैसे का वैसे ही था, अनटच्ड था। अब हम नया काम करने जा रहे हैं, बिल्कुल अब तक जितना पढ़ा है उससे नया। अब हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन अपनी तरफ से डिफाइन करेंगे, ठीक है। वेक्टर एडिशन हमेशा यूजुअल हो ये ज़रूरी नहीं है, हम अपनी तरफ से भी डिफाइन कर सकते हैं। वेक्टर एडिशन किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा और मुझे आंसर बताइएगा कि ये, अब देखो 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उनको ऐड किया जाए तो वो कुछ एडिशन इस तरीके से होगा, पहला एलिमेंट तो 0 और दूसरा b + b', ठीक है। मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से डिफाइंड है, कोई स्केलर अल्फा लिया, उसको वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, वो यूजुअल है, देखो ऐसे ही किया जाता है नॉर्मली स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो यूजुअल है। चेंज यहाँ पे किया, अब आपको चेक करना है, फर्स्ट सेकंड दे रही हूँ मैं।
अपने आंसर्स चैट में लिख देना, मैं 2 मिनट में आती हूँ, ठीक है? मैम क्या करना है, इसको चेक करना है तो ये तीन वेक्टर पार्ट्स स्पेस। दिए हैं, देखो मैंने 3 पार्ट्स हैं, तीनों में से कौन सा वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ये बताना। ओके मैम, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए मैम एक बार। ठीक है, और ए डैश बी डैश कोई भी हो सकता है तो। ए और बी देखो यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ए डैश बी डैश, हाँ कोई भी वेक्टर हो सकते हैं, वो बस वेक्टर डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसे बताया है। ये भी एक वेक्टर ठीक है, है, ये भी एक वेक्टर है, और ये अल्फा एक स्केलर है। ठीक है मैम। ठीक है, ये कंफ्यूजन ना नहीं होना चाहिए, ये दोनों वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, कोई भी जनरल वेक्टर्स हैं, ठीक है? ठीक है, और ये यहाँ पे आप 0 वेक्टर ले सकते हो इसको, नहीं सॉरी, रियल नंबर है ये, 0 है ये, ठीक है? मैं आती हूँ 2 मिनट। मैम यहाँ पर हम ये जो हमारे जो सेकंड टपल दे रखे हैं, ये तो हम कोई से भी एलिमेंट्स ले सकते हैं ना इनके जो रियल नंबर में से। सेकेंड टपल यानी मतलब जो ये वेक्टर, जैसे ए डैश बी डैश है, ये हम कोई भी रियल नंबर हाँ ले हाँ सकते हैं ना, ए डैश और बी डैश। बिल्कुल बिल्कुल, रियल नंबर से आ रहे हैं ना, तो कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, आर्बिट्रेरी। मैम और आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर एडिशन के जो फॉर्मूले लिखे हैं, ये सेटिस्फाई करने चाहिए किन्हीं भी रियल नंबर को लेने पर। हाँ, हर एक रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए ना, कोई भी प्रॉपर्टी है, आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लेके चलो, होनी चाहिए प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे ये जो डिफाइन की गई, ये दोनों तो होल्ड हो ही रही हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन। आगे वाली प्रॉपर्टीज आपको चेक करनी है। यहाँ पे तो जो डेफिनेशन है उस हिसाब से जो भी हमने डिफाइन किया, ये और ये जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा टपल की फॉर्म में मिलेगा, और ये बिलोंग कर रहा है आर स्क्वायर से, मतलब आर स्क्वायर में होना चाहिए ना, आर स्क्वायर के अंदर से टपल उठाए हैं, तो ये तो हो रहा है। अब आपको आगे चेक करना है, यूनिटी से चेक करो, कम्यूटेटिविटी चेक करो, ठीक है, एडिटिव इन्वर्सेस चेक करो, इस तरीके की प्रॉपर्टीज आपको चेक करनी है।
कोई पार्ट हुआ किसी का? हाँ मैम, 2 हो गया, एक लास्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, जो लाइव लेक्चर नोट्स डालती हूँ मैं ड्राइव में, वो पुराने वाले डिलीट कर दूँ? 1-2 दिन ही आप देखते होगे उसमें से। रख दीजिए मैम, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है मैम। किसी को हो तो बता सकता है। वो डेली जो आपने रात जो भेजते हैं ना ड्राइव में, हाँ वही रफ वाले मैम। हाँ वही रफ वाले। आवाज नहीं आई क्या मेरी? नहीं मैम, आवाज नहीं आ रही थी मैम आपकी। हाँ, मेरा आवाज आ रही है आपको? हाँ मैं वही कह रही हूँ, वो रफ वाले हैं ना, जो वही वाले आप पूछ रहे थे। हाँ मैम, रफ वाले रख दीजिए मैम। रख दूँ मतलब डिलीट कर दूँ या अभी रहने दूँ? रहने दीजिए, रहने दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, डिलीट मत कीजिए। ठीक है ठीक है। चलो 2 हो गए, 2 बता दो, तीसरा आप लोग खुद से घर में ट्राई कर सकते हो। मैम दोनों तो नहीं करेगा होल्ड, फर्स्ट पहला भी नहीं और दूसरा भी नहीं? नहीं मैम। अच्छा, तीसरा आप लोग चेक कर रहे हो। तीसरा और एक और चौथा है, वो आप लोग चेक करना, थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है इसके। अगर किसी ने थर्ड कर लिया तो अच्छी बात है। ये तो आप लोग इस पहले खुद ट्राई करो, फिर मैं चाहती हूँ उसके बाद डिस्कस कराऊं। तो फर्स्ट और सेकंड कर लेते हैं, अभी ऑलमोस्ट कर ही लिए होंगे सबने। और कोई आंसर बताना चाहेगा? थर्ड भी नहीं होगा मैम, थर्ड एक अच्छा, प्रॉब्लम। किसी का हुआ हाँ या ना? फर्स्ट तो मैम नहीं होल्ड कर रहे हैं। फर्स्ट में आपको क्या प्रॉब्लम लगी? एडिटिव इनवर्स में मैम। जैसे हम 2 एलिमेंट्स ले रहे थे, 2 वेक्टर्स ले रहे थे और उनको ऐड कर रहे थे। a प्लस a डैश था, क्या था? हाँ 0 और b प्लस b डैश। देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे यूजुअल है, ये बात सबको समझनी चाहिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूजुअल है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो अच्छी भली होल्ड करेंगी। ठीक है, तो हमारा ध्यान किधर जाना चाहिए? जहाँ पे कुछ अलग डिफाइन करके दे रखा है इन्होंने। वेक्टर एडिशन यूजुअल नहीं है, यूजुअल से कुछ अलग ऑड सी डिफाइन कर रखी है, अजीब सी, तो उसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो आपका क्या प्रॉब्लम आई निर्मल्या? एडिटिव इनवर्स में मैम। एडिटिव इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा है इसका। एडिटिव हाँ, इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा ए बी का, तो कुछ ना कुछ, मान लो एक्स वाई एग्जिस्ट करता है, तो वो इसको 0 बना देना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं मैम। हाँ एडिटिव इनवर्स में क्या दिक्कत रहेगी? एडिटिव इनवर्स मैम, नॉट आइडेंटिटी। दिस इज ओ सॉरी, एडिटिव इनवर्स। आइडेंटिटी। हाँ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इज नॉट यूनिक, दैट्स द प्रॉब्लम ना। आइडेंटिटी यूनिक होनी चाहिए। अभी हमने कॉरोलरी पढ़ी थी, जिसका प्रूफ मैंने आपको करने को दिया था। देखो अगर इस एलिमेंट को 1 to एक वेक्टर लिया जाए,
और उसको 3 माइनस 2 में ऐड किया जाए तो आपको क्या मिलेगा, 0, 2 माइनस 2 यानी 0। ठीक है, एक दूसरा वेक्टर लिया जाए 1 2 के साथ, 4 माइनस 2, ऐड किया दोनों को, हमें क्या मिला, पहली पोजीशन पे तो 0 है और 2 माइनस 2 0। तो आप किसको एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे? इस तरीके से तो एडिटिव आइडेंटिटी इनफाइनाइट मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो यूनिक होनी चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस की बात ही नहीं हो पाएगी एडिटिव आइडेंटिटी की, तो इट फेल्स। ठीक है, ये एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी यूनिकनेस फेल हो गई, इस वजह से दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, पहला वाला पार्ट। और भी कोई रीजन निकल के आ सकता है? नहीं होगा मैम, एडिटिव इनवर्स भी नहीं होगा। एडिटिव इनवर्स में भी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आइडेंटिटी नहीं मिली, तो दोनों में ही प्रॉब्लम है। अच्छा, एक और बात है, नहीं स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो चलो ठीक है, हाँ यही प्रॉपर्टीज होंगी जो होल्ड नहीं हो पाएंगी। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपने क्या किया, अब देखो यहाँ पे ये यूजुअल है, इस पे ध्यान नहीं देना था, कोई इन पे तो नहीं फोकस कर रहा था ज्यादा। एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, ये सब चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये यूजुअल दे रखा है, इसको बताओ। यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ अलग सा दे रखा था, तो इसका क्या किया जाए, अल्फा इंटू ए बी इज इक्वल टू 0। अच्छा, सेकेंड वाले में वो जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करेगा सेकेंड वाला में। मतलब मैम 1 डॉट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा जो प्रॉपर्टी है ना, 1 डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, लेकिन ये आएगा क्या, 0 इंटू 1b, तो ये आ जाएगा 0, b। लेकिन आना क्या चाहिए था, 1 डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स आना चाहिए, इज इक्वल टू a, b आना चाहिए था। अब एक अगर नॉन जीरो हुआ तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, है ना। a यहाँ पे अगर नॉन जीरो हुआ, ये तो 0b a b के इक्वल नहीं है, अगर a नॉन जीरो हुआ तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं की। देखो यूनिटी वाली प्रॉपर्टी भी काम आ जाती है चेक करते टाइम। ठीक है, तो हमें सारी तरफ ध्यान रखना है अपना। और ये बात ये ठीक थी कि यूजुअल ही था वेक्टर एडिशन, तो इसको हमें चेक नहीं करना था, हमारा फोकस किस पे होना चाहिए था इस बार, नीचे वाले पे। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेक्टर स्पेस। थर्ड प्रॉपर्टी में कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, ये यूजुअल है, इसको चेक नहीं करना है। हाँ मैम, थर्ड वाला में मतलब मैं प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ मैम, वो वाला चेक कीजिए। मैं और सारी कर चुका हूँ। सी प्लस डी डॉट अल्फा, सी प्लस डी अल्फा से मल्टी, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ जी हाँ, अल्फा वेक्टर है और सी डी स्केलर है। तो वेक्टर कुछ इस टाइप का ले लेते हैं ना, a, b। हाँ अब बताओ। हाँ मैम, ठीक है, तो मैम सी वेक्टर अल्फा बीटा लीजिए मैम, क्योंकि सी डी लिया है ना स्केलर, एक्स वाई ले लेते हैं। ठीक है, हाँ। अब क्या होगा, c इंटू एक्स वाई प्लस डी इंटू एक्स वाई। लेकिन प्रॉपर्टी किस तरीके से डिफाइन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से, जो स्केलर अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा दोनों पोजीशंस में। ठीक है, तो ये जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर वाई प्लस डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई। ठीक है, अब आपने क्या किया, तो ये तो आएगा मैम सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स, ये वाला सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और पूरे पे एक्स, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पूरे पे 5। ठीक है, अब आप इस तरीके से चेक करेंगे, हाँ लेफ्ट हैंड साइड को चेक करेंगे तो क्या होगा, c प्लस डी को डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जब c प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू एक्स और c प्लस डी का होल स्क्वायर होके अंदर y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये और ये बराबर आने चाहिए थे, पर ये तो बराबर आ ही नहीं रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी थी हमारी ये होल्ड नहीं कर रही, मतलब a प्लस बी बाहर दो स्केलर्स का एडिशन पड़ा है इनटू वेक्टर, ये इसके बराबर आना चाहिए था, तो नहीं आ रहा, दे आर नॉट इक्वल। सो इस वजह से ये प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं कर रही। ठीक है, एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये होती है, पहली प्रॉपर्टी जो थी
उसको तो चलो देख के इतना समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसको ध्यान से देखो। ये जो अल्फा स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर करके आ रहा है कुछ। जब हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने क्या बोला था, वेक्टर स्पेस और अ लीनियर स्पेस। वेक्टर स्पेस को लीनियर स्पेस भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है ना इस टाइप की, थर्ड ऑप्शन में जो अल्फा स्क्वायर, ये लीनियर कंडीशंस नहीं होती। और जो वेक्टर स्पेसेस के पास लीनियर कंडीशंस होल्ड नहीं होती वो वेक्टर स्पेस क्या होते हैं, वो मतलब वो वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करते। तो कंडीशंस में क्या होनी चाहिए, लीनियरिटी। इसको हम और एग्जांपल्स की हेल्प से देखेंगे कल। अगर आपको देखते ही बताना है कि ये सेट एक वेक्टर स्पेस दे रही हूँ, वो वाला देखते ही बताना है कि वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो एग्जाम्पल कुछ इस टाइप का हो सकता है। सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर, ये बताना है आपको, वो जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। क्या, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा? अब ये जो कंडीशन है इस पे फोकस करना होता है हमें। F1 इज इक्वल टू 2, ये कंडीशन क्या होती है, नॉन लीनियर कंडीशन है। ये लीनियर कंडीशंस इस टाइप में कैसी दिखती हैं? लीनियर कंडीशंस का मतलब होता है अगर इन्होंने दे दिया होता है F1 इज इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन एक लीनियर कंडीशन है। इसको देखते ही बोल दिया जाएगा कि दिस इज अ वेक्टर स्पेस। F1 इज इक्वल टू 0 होता अगर यहाँ पे, तो ये वेक्टर स्पेस बन जाता है। F1 इज इक्वल टू 2 होने से नॉन लीनियर कंडीशन हो गई, तो ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। मतलब लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो सब कुछ हमें लीनियर चाहिए, नॉन लीनियर चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब ये वेक्टर स्पेस क्यों नहीं फॉर्म कर रहा है? F1 इज इक्वल टू 2, एक आप पॉलिनोमियल ले सकते हैं, फंक्शन ले सकते हैं 2, दूसरा फंक्शन भी 2 ले सकते हैं, इनका एडिशन क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। जो इनके एडिशन से फंक्शन बनेगा वो 4 है और वो हर जगह 4 वैल्यू ही देगा, ठीक है। तो क्लोजर अंडर एडिशन ही होल्ड नहीं करेगी। तो इस तरीके से अगर इस तरीके की कंडीशंस हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी ही होंगी। अगर 0 है तो फिर हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा वो तो, ठीक है। और क्वेश्चंस करते करते और ट्रिक सीख जाएंगे हम। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही ट्रिक हमें सीखनी चाहिए अपने खुद के एक्सपीरियंस से, किसी के बताने से मत सीखो। क्वेश्चंस करते करते एक्सपीरियंस हो ही जाएगा। अब 3-4 क्वेश्चन और हैं, वो करते हैं जाते जाते, ठीक है। इनको ध्यान से देखना। पहला है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n। दूसरा है डिग्री इक्वल टू n की पॉलिनोमियल्स। pf के अंदर ही ले रहे हैं हम, यहाँ पे p हमने पॉलिनोमियल्स p से ले रहे हैं और फील्ड के अंदर से उसके कोफिशिएंट ले रहे हैं, ठीक है। हमने शुरू में देखा था ये वेक्टर स्पेस है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में हमने क्या कर दिया, एक एक्स्ट्रा कंडीशन डाल दी। सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स तो है ही है, डिग्री लेस देन इक्वल टू n वाली। दूसरे में हमने क्या डाल दी, डिग्री इक्वल टू n वाली। तीसरे में हम क्या कंडीशन डालेंगे, डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसमें से कौन सा वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा? एक और कर लेते हैं। बताओ, 5 मिनट है आपके पास। मैम पहले वाले करेगा, बाद में कोई भी नहीं करेगा। चलो देखते हैं। मैम फर्स्ट एंड सेकंड तो करें, सेकंड भी करेगा। फर्स्ट और सेकंड करेगा, सेकंड नहीं करेगा। हाँ, करें second डिस्कस। नहीं करेगा। हाँ चलो फाइनल आंसर देख लो अपना, 30 सेकंड और दे रही हूँ। हाँ मैम देख चुका हूँ।
आपने सीरीज का सम ट्राई किया? किसी ने आज ट्राई नहीं किया या किसी से हुआ नहीं? मैम हुआ नहीं पूरा। ये हुआ दे नहीं। दीजिए, क्या प्रवीण कुछ कह हिंट रहे दे हैं? दीजिए थोड़ा। पावर सीरीज, हर जगह पावर सीरीज घुसा दो। पावर सीरीज बहुत ही कमाल की चीज है। देखो इस सीरीज को पकड़ा करो सबसे पहले। ये क्या होती है? समेशन एक्स टू दी एन, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ओपन होता है, किस पे क्लोज्ड होता है? -1 पे क्लोज्ड होता है। मैम इसके बाद करिए ना। इसके बाद कर रही हूँ। इसका या तो आप डेरिवेटिव लो। अच्छा, मैंने जो कल क्वेश्चन दिया था आपको वो क्या था क्लास में? ये वाली सीरीज थी n/2n, और मैंने कहा था पावर सीरीज से इसका आंसर निकालना, और इतना बड़ा हिंट भी दे दिया था। हुआ? ये वाला तो आपने की करके दिया मैम। ओ डेरिवेटिव से मैम। हाँ, पावर सीरीज से, डेरिवेटिव वाले मेथड ओके से। मैम, मैंने कहा था और एक बार ट्राई करना। करना चाहता हूँ। मतलब और ट्राई एक बार, किया और एक कि बार, नहीं और किया? नहीं किया पूछ रही मैम। हूँ। अच्छा, ट्राई करना फिर। मैंने कहा था हाँ खासकर मैम। ट्राई करना। ठीक है, बहुत जरूरी है। अगर उसको ट्राई कर लिया आपने तो इसके भी हिंट्स लगने लगेंगे। आप इसका डेरिवेटिव जब करोगे, इस साइड डेरिवेटिव करके देखोगे तो ये कुछ इस टाइप का बनता है, n × x⁻n−1। ठीक है, एक यहाँ पे एक सिंपल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल टाइप का है ये, और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल टाइप का है। जब आपको कुछ ऐसी सीरीज पूछी जाए जिसमें एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, तो आपको हिंट लगना चाहिए पावर सीरीज का। एक बात, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? ये तो चलो डेरिवेटिव की बात हो गई। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1। अब ये जो डेरिवेटिव से सीरीज आई, जो इंटीग्रेशन से सीरीज आई, इनमें क्या डिफरेंस है? एक में क्या हो रहा है, एक में आप कह सकते हो कि देखो एक में n ऊपर आ रहा है, और ये एक्सपोनेंशियल तो देखो ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, वो तो इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है ना, 1/2 होगा या 2 होगा, किस टाइप का होगा। ठीक है, तो n मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंशियल। यहां पे क्या है, 1/n+1 मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो यहां से आप हिंट कर सकते हैं। आपको कोई सीरीज दी गई x⁻n/n टाइप की, तो आपको पता है आपको क्या यूज करना है, आपको इस तरफ जाना है। आपको सीरीज दी गई n × x⁻n टाइप की, तो आपको पता है आपको कहाँ जाना है, इस तरफ जाना है, डेरिवेटिव की तरफ। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें ट्राई करो। फिर मैं आज इसका आंसर नहीं बताऊंगी, कल करेंगे। फिर जो क्वेश्चन दिया गया है उसको फिर ट्राई करना, जो आज सुबह दिया था, और जो कल क्लास में दिया था वो भी ट्राई करना। मैम आज सुबह जो दिया था उसको पहला वाला था वो हो गया। पहला वाला हो जाना चाहिए था। निर्मल्या ने तो क्लास में किया भी था, कल बताया भी था आंसर। वो कुछ अलग नहीं था, सिंपल था। वो तो लॉग से हुआ होगा शायद, मुझे लगता है log 3/2। हाँ, वो कल वाला ही क्वेश्चन था। आप लोग पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूज हो गए। ठीक है, अगला वाला ट्राई करना। वो मैंने क्लास में भी दिया था, आपसे पूछा था कि इस सीरीज का सम क्या हो सकता है, उसका निकल जाएगा सम बहुत आसानी से, तो ट्राई करना। ठीक है, इस पे वापस आते हैं। फर्स्ट वाला देखो, कह रहा है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स डिग्री < n। वैसे ही वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, इसमें आप सारी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? नहीं मैम, नहीं। PNF से डिनोट किया जाता है इस वेक्टर स्पेस को, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री n या n से छोटी हो। अब इसमें कैसे, वेक्टर एडिशन का ही एक आइडिया ले लो, मैं नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। वेक्टर एडिशन का ही आइडिया लिया जाए। कोई भी दो पॉलिनोमियल्स हैं, मान लो x³ + x² -1, और दूसरी पॉलिनोमियल हम इसमें ऐड कर रहे हैं, इतनी डिग्री की ऐड करते हैं एक बार, x³ + x²। जब मैं ये बात बताऊंगी तो आपको सारे ऑप्शंस का हिंट लग जाएगा, जितने भी क्वेश्चन पीछे पूछे हैं मैंने। जब हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 2x², ये पॉलिनोमियल मिलेगी। अब इन दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री थी 3, ऐड करने के बाद आपके पास ऐसी डिग्री आई जिसकी डिग्री है 2।
तो डिग्री रिड्यूस हो गई। पहला ऑप्शन कह रहा है डिग्री इज लेस देन और इक्वल टू, मान लो आप P3F की बात कर रहे हो और 3 डिग्री के 2 पॉलिनोमियल्स को ऐड कर रहे हो। पॉलिनोमियल्स तो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी कोफिशिएंट्स हो सकता है। 3 डिग्री के 2 पॉलिनोमियल उठाए, आपने ऐड किए, रिजल्टेंट पॉलिनोमियल 3 डिग्री का हो सकता था। इस केस में 2 डिग्री का आया। 1 डिग्री का भी हो सकता था अगर कुछ ऐसे पॉलिनोमियल्स को ऐड किया जाता। एक्स क्यूब 0 डिग्री का भी हो सकता था। खैर इनको तो ऐड करेंगे तो एक 0 ही आएगा। इस +1 को अगर -1 में चेंज कर दिया जाए तो ये एक 1 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, यानी -2। नहीं, इस केस में क्या बन रहा है, ठीक है, ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 डिग्री। और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, कोई बताएगा? 0 डिग्री का पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? अगर एक पॉलिनोमियल है f of x इज इक्वल टू 0, 0 होती है। 0 नहीं होती है, इसकी डिग्री होती है अनडिफाइंड। 0 नहीं बोली जाती है क्योंकि ये पॉलिनोमियल किसी भी तरीके से लिखी जा सकती है। मैं इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस जो भी है आगे 0। तो इसकी डिग्री 3 भी पॉसिबल है। इस पॉलिनोमियल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। ठीक है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 0 इंटू एक्स की पावर 4 एंड डॉट 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 अप टू 0। ठीक है, तो अनडिफाइंड डिग्री होती है 0 पॉलिनोमियल की। तो मैम ये n डिग्री भी हो सकता है, n डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक आंसर नहीं है ना इसका, तो इसका आंसर डिफाइंड नहीं है, एक अनडिफाइंड बोला जाता है 0 पॉलिनोमियल की डिग्री। तो मेरा तो गलत हो गया। पर 0 पॉलिनोमियल से घबराना नहीं है, अभी हम देखते हैं उसको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ये था कि लेस देन इक्वल टू, मैंने माना था P3F। फॉर एग्जांपल PNF करना थोड़ा मुश्किल है, तो लेस देन इक्वल टू 3 डिग्री की पॉलिनोमियल, जब आप उनको ऐड करेंगे तो एक 2 डिग्री की पॉलिनोमियल भी मिल सकती है, 0 डिग्री की भी मिल सकती है, 1 डिग्री की भी मिल सकती है। हर एक केस पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज हैं, 0 1 2 3। अब 0 से नीचे तो कोई डिग्री नहीं होती ना, -1 डिग्री तो होती नहीं है पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, आप सारी प्रॉपर्टीज ऐसे चेक करके देखना। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, ये बनाता है PNF, इसको बोला जाता है PNF, एक वेक्टर स्पेस। ठीक है, फर्स्ट वाला सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा। सेकंड वाले में सेकंड वाला भी करेगा, सेकंड वाला भी करेगा, सेकंड वाला भी वेक्टर स्पेस। सबको यही लग रहा है सेकंड वाला भी करेगा? करेगा तो प्रूफ करके लाना, फिर नहीं करेगा तो काउंटर अभी बता सकते हो। हाँ मैम करेगा। वो 0 वाला ना, वो क्लियर नहीं था मेरे को। एक मिनट कैसे करेगा, अभी तो मैंने आपको एग्जांपल बताया। 2-3 डिग्री के पॉलिनोमियल्स को आप ऐड करेंगे, वेक्टर एडिशन कर रहे हैं हम, वेक्टर एडिशन। तो आपको रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, 2 भी मिल सकता है, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल भी तो मिल सकती है, यहाँ पे मिली। अब ध्यान से देखना पिछले वाले को, सेकंड। हाँ मैम नहीं करेगा। इक्वल टू n डिग्री बोल रखा है, तो 2 इक्वल डिग्री की पॉलिनोमियल्स को ऐड करके कभी भी इक्वल डिग्री की पॉलिनोमियल नहीं मिलती, लेस देन ही मिलती है, इक्वल टू मिलती है। ग्रेटर देन तो कभी मिलेगी नहीं। आपने 2x³ और x³ टाइप की, मतलब 2-3 डिग्री की पॉलिनोमियल को ऐड किया, आपको 4 डिग्री की मिल जाए, वो केस तो पॉसिबल होता ही नहीं है। तो इस वजह से फर्स्ट तो फॉर्म करता है, सेकंड नहीं करेगा। थर्ड करेगा? नहीं करेगा। थर्ड को भी आप सोच सकते हैं, बिल्कुल। ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक 3 डिग्री की ले लो, एक 4 डिग्री की ले लो। कोई एग्जांपल बताओ इसके लिए। थर्ड के लिए मैम 3 और 3 की ले लो, एक x³ ले लो, एक -x³ + 1 ले लो। ऐड किया तो 1 आ गया। हाँ ठीक है ना, 2 को ऐड किया है आपने, लेस ऑफ दिस। ठीक है, 2 को ऐड करने से 3 डिग्री को ऐड किया, रिजल्टेंट 0 डिग्री का आ रहा है। 3 भी नहीं करेगा। फोर्थ बताओ। फोर्थ भी नहीं करेगा मैम।
कैसे? और डिग्री वाला है ना? और डिग्री के दो पॉलिनॉमियल्स को ऐड मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो होल्ड कर जाएगा, एडिशन में चेक करो। मैम एडिशन का क्लोजर नहीं होल्ड करेगा। तो एग्जांपल मैम एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस प्लस माइनस एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, ये भी ऑड डिग्री है। डिग्री ऑड है, आपको सारे पावर्स ऑड नहीं लेनी है, सिर्फ डिग्री को देखना है, वो ऑड होनी चाहिए, ठीक है ना। हाईएस्ट पावर पॉलिनॉमियल की ऑड होनी चाहिए, बस इतना ही देखना है आपको। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, इनको ऐड करके एक 2 डिग्री की पॉलिनॉमियल मिलेगी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। दिस इज नॉट, दिस इज एन इवन डिग्री की पॉलिनॉमियल। अच्छा, अब आपसे सवाल ये है, ये होमवर्क है आपका, होमवर्क, इस वाले होमवर्क को याद रखना, क्योंकि अभी चलो मैं नोट्स में भी ऐड कर दूंगी, कोई बात नहीं, जगह है नीचे। सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, सेट ऑफ ऑल ऑड पॉलिनोमियल्स, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेंगे कि नहीं, और सेट ऑफ ऑल इवन पॉलिनोमियल्स, ठीक है। करेंगी तो कल आके थोड़ा लॉजिक एक्सप्लेन कर देना, नहीं करेंगी तो काउंटर दे देना, सॉरी। ऑड पॉलिनोमियल्स मींस मैम? ऑड पॉलिनोमियल मतलब ऑड फंक्शन, जैसे हमने किया था। ऑड पॉलिनोमियल मतलब ऑड फंक्शन, जानते हैं आप? हाँ मैम। ऑड पॉलिनोमियल्स यानी जितनी पावर्स होंगी वो ऑड होंगी, जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है, ये हो गई ऑड डिग्री, ऑड पॉलिनोमियल, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ये ऑड नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन नहीं है। मतलब ऐसी पॉलिनोमियल्स जो ऑड फंक्शन बनाए और ऐसी पॉलिनोमियल्स जो इवन फंक्शन बनाए, वो वाली। ठीक है मैम, कर लेंगे मैम। ठीक है, आपका जो डिस्कशन रहता है थोड़ा बहुत, उसकी मैं अलग से क्लास ले लेती हूँ, फिर कल 15-20 मिनट एक्स्ट्रा कर लेंगे। एक दो चीज़ें, एक मैंने प्रूफ कराया था उसमें थोड़ा सा चेंज कराया है मैंने, वो जो an+1 माइनस an लेस देन ये वाला था ना, an+1 माइनस an लेस देन 1/n², इसके प्रूफ में हल्का सा चेंज है। बाकी कल आप टेस्ट दो, कल छुट्टी रहेगी, टेस्ट है ना आपका। परसों से हम क्लास कंटिन्यू करेंगे लीनियर की, और परसों फिर इसका प्रूफ भी देख लेंगे, एक अलग वाला। उसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी जो मैंने कराया था, तो इसका प्रूफ थोड़ा सा चेंज किया। बाकी मैं हिंट देती हूँ, अगर आप ट्राई करना चाहो तो इसको टेलीस्कोपिक तरीके से ट्राई करना, टेलीस्कोपिक सीरीज का यूज होगा, ठीक है। बाकी एक दो चीजें जो थी डिस्कशन की वो हम कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं कल।